औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी वो करैक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में पैदाइशी तौर पर शिफ्ट होते हैं उनकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो तमाम करैक्टर्स जो बच्चे पैदाइशी तौर पर अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं उनका पेरेंट्स से बच्चों में शिफ्ट होने को इनहेरिटेंस कहते हैं और इसकी स्टडी जो है वो जेनेटिक्स कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेंडल का वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेंडल। मेंडल जो था वो एक किसान फैमिली में पैदा हुआ था चेकोस्लोवाकिया के, और 25 साल की एज में वो एक बरिस्ट बन गया और उसने 1854 में गार्डन पी या पाइसम सैटिवम या मटर पर अपना काम शुरू किया। उसने उसके 34 स्ट्रेन्स लिए और उनकी प्योर ब्रीड तैयार की। प्योर ब्रीड क्या होती है? प्योर ब्रीड ऐसी ब्रीड होती है जिसे हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी ग्रो करें वो एक ही जैसे करैक्टर्स शो करें, उसमें कोई नई तब्दीली पैदा ना आए। तो 1855 से 1866 तक 11 साल तकरीबन उसने एक एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज़ की जिसमें उसने प्योर ब्रीड्स की मुख्तलिफ वैराइटीज़ को क्रॉस किया और मुख्तलिफ पैटर्न डिस्कवर किए, और इस तरह से उसने करैक्टर्स के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होने का मैकेनिज़्म या मैकेनिज़्म ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो स्टडी किया। तो उसने 2 लॉ दिए जो कि आज भी उसी तरह से वैलिड हैं और एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पर वैलिड होते हैं। उसने अपना वर्क जो था वो ब्रून सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस में 1866 में पब्लिश कराया, और उसका वर्क जो है पब्लिश होने के बाद भी 34 ईयर्स तक पड़ा रहा, उस पर किसी ने कोई तवज्जो ना दी। उसके बाद 1900 में जाकर जब न्यू सेंचुरी शुरू हुई तो 3 बॉटनिस्ट कॉरेंस, डी वेरीज और टशमिच ने इसको दोबारा से काम करना शुरू किया। तो इस तरह से उसको क्लासिकल जेनेटिक्स का फाउंडर भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेंडल के वर्क की सक्सेस की क्या वजूहात थी। तो उसकी 2 वजूहात थी, एक उसकी अप्रोच और एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की चॉइस। उसकी अप्रोच जो थी वो सिस्टमेटिक थी, वो अपना वर्क जो था वो प्योर लाइन से ट्रू ब्रीडिंग वैराइटी से शुरू करता था और एक वक्त में एक ही करैक्टर स्टडी करता था। उसकी अप्रोच जो थी वो स्टैटिस्टिकल थी और वो तमाम डाटा को रेशो की फॉर्म में अपने पास रिटन फॉर्म में लिख कर रखता था, जिसकी वजह से उसके लिए आगे जाकर उसको कैलकुलेट करना जो है वो आसान था। दूसरा, उसका कामयाब होने की वजह उसकी चॉइस ऑफ मटेरियल थी, यानी गार्डन पीस या पाइसियम सैटिवा। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी खसूसियात या करैक्टरिस्टिक्स थी जिसकी वजह से वो अपने वर्क में कामयाब हो गया। तो पहला जो उसका था चॉइस का फ़ायदा वो ये था कि इसको कल्टीवेट करना या उगाना आसान था अपने गार्डन में। दूसरा, उसके फ्लावर्स जो थे वो हर्माफ्रोडाइट थे। तीसरा ये कि वो फ्लावर्स जो थे वो एक कील में बंद होते थे, बोट लाइक शेप में, और इस वजह से उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन ईजी थी। ऑटोमेटिकली सिर्फ उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती थी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नेचर में नहीं होती। फिर उसको उगाने का टाइम बहुत छोटा था, और उसके अलावा उसके जो ट्रेड्स थे उनके अंदर बहुत क्लियर कट डिफरेंसेस आते थे, उनको रिकॉग्नाइज़ करना और रिकॉर्ड करना
आसान था। फिर उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा तादाद में बीज पैदा करते थे और वेराइटीज़ भी उसकी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। ये सारे जो करैक्टर्स उसने स्टडी किए, 7 करैक्टर्स 9 करैक्टर्स जो हैं जो उसने स्टडी किए थे, वो 7 करैक्टर्स, तो वो जो हैं वो आपकी बुक में दिए हुए हैं, वहाँ से आप उनको अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारी जो हैं वो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होंगी जो आपके लिए नई हैं। तो उसमें पहली टर्मिनोलॉजी है जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स DNA विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ करैक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। दूसरा है लोकस, फिजिकल लोकेशन ऑफ अ पार्टिकुलर जीन ऑन अ क्रोमोसोम। किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन जहाँ पर मौजूद होता है फिज़िकली, वो उसका लोकस कहलाता है। उसके बाद है ट्रेट। ट्रेट वो करैक्टर है जो एक जीन पैदा करता है, जैसे कि टालनेस लंबा होना पौधे का, या ड्वार्फनेस पौधे का कद में छोटा होना। उसके बाद है अलील, जीन की वो तमाम शक्लें या फॉर्म्स जो एक ही करैक्टर को कंट्रोल करती हैं और क्रोमोसोम के ऊपर एक ही जगह पर मौजूद होती हैं, उनको जीन अलील्स कहा जाता है। उसके बाद है डोमिनेंट करैक्टर। डोमिनेंट करैक्टर वो होता है जो कि अपने हेट्रोजाइगस फॉर्म में अपने आप को जाहिर कर सकता है। रिसेसिव करैक्टर वो होता है जो सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में जाहिर होता है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में जाहिर नहीं होता। उसके बाद होमोजाइगस फॉर्म वो है जिसमें एक करैक्टर के लिए दोनों जीन्स जो हैं वो एक ही करैक्टर को खसूसियत को कंट्रोल कर रहे हों, तो वो होमोजाइगस कहलाता है। और अगर दोनों जीन्स या अलील में से एक जो है वो टालनेस को कंट्रोल कर रहा है और दूसरा फॉर एग्जांपल शॉर्टनेस को, तो इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। उसके बाद फिनोटाइप जो है वो है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़ाहरी शक्ल व सूरत या उसमें किसी खसूसियात की जो ज़ाहिर हो रही होती है वो फिनोटाइप कहलाती है। और जीनोटाइप वो होती है जो वो खसूसियात के जीन्स जो हैं वो शो कर रहे होते हैं, चाहे वो ज़ाहिर हो या ना हो। फिर जीन पूल है। जीन पूल में वो तमाम जीन्स अलील्स पाए जाते हैं जो उस स्टडी करने वाली पॉपुलेशन के अंदर उस ख़ास टाइम पर मौजूद होते हैं। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं या जिसको हमने एक ख़ास एरिया में मखसूस किया हुआ है और एक ख़ास टाइम पर उसके अंदर जितने जीन्स मौजूद होते हैं उसको हम जीन पूल कहते हैं। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस है कि अगर हम एक वक्त में एक ही ट्रेट या एक ही करैक्टर या एक ही खसूसियत को स्टडी कर रहे हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो होता है जब हम एक से ज़्यादा दो करैक्टर्स को एक ही टाइम पर स्टडी करते हैं। उसके बाद F1 जनरेशन है जो दो क्रॉस करने के बाद पहली जनरेशन पैदा होती है वो F1 जनरेशन कहलाती है, और जो दूसरी जनरेशन पैदा होती है वो F2 जनरेशन कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या मेंडल का पहला लॉ। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि स्टेट्स व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर स्टेट्स आर ब्रॉट टुगेदर इन द सेम क्रॉस दे विल स्टे टुगेदर इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन बट सेपरेट्स ड्यूरिंग meiosis at the time of gamete formation of next generation, or when two different leaves are crossed they stay together but at the time of gamete formation they segregate अलग हो जाना in such a way that one gamete can get one of allele but not the both। तो इसमें उसने ये बताया कि जब हम दो करैक्टर्स को क्रॉस करते हैं या दो करैक्टर्स एक इंडिविजुअल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो इकट्ठे रहते हैं उस ऑर्गेनिज़म के अंदर, लेकिन जब उस ऑर्गेनिज़म के गैमीट बनते हैं या उसकी रिप्रोडक्शन होती है और मियोसिस होती है, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो दोनों करैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि मेंडल गेव द सपोर्ट टू दिस आइडिया बाय गिविंग फॉलोइंग क्रॉसेस। ये बुक में क्रॉस बने हुए हैं, वहाँ से आपने देख लेने हैं। Mendel made the cross between the homozygous plants having round seed and wrinkled seed, round गोल बिल्कुल प्लेन सीड और wrinkled गैर हमवार सीड।
और उनको क्रॉस किया उसने। इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। F1 जनरेशन में उसने देखा कि तमाम पौधे जो थे वो उनके बीज राउंड थे, और उसने कहा कि राउंडनेस जो है वो डोमिनेंट है ओवर रिंकलनेस के, क्योंकि पहली जनरेशन में तमाम बीज राउंड पैदा हुए थे। मेंडल ने ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन के दरमियान सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन हासिल की। तो F1 प्लांट्स जब सेल्फ फर्टिलाइज किए गए तो F2 में उसने देखा कि ज़्यादा पौधों के बीज जो थे वो राउंड थे और कुछ जो थे वो रिंकल्ड थे, लेकिन दोनों के इंटरमीडिएट कोई नहीं था। तो मेंडल ने मज़ीद जब इसको रेशो काउंट की, इनको गिना, तो उसने देखा कि 3 प्लांट्स जो थे वो राउंड थे और एक पौधा जो था वो रिंकल्ड था। तो हर 3/4 जो थे वो राउंड थे और 1/4 जो थे वो रिंकल्ड थे। तो इस तरह से उसने ये ज़ाहिर किया कि वो करैक्टर जो F1 में छुप गया था वो F2 में ज़ाहिर हो गया है। अब हम देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ बैक क्रॉस इज मेड बिटवीन द F1 हाइब्रिड with unknown genotype and recessive parental type, it is called test cross, or the crossing of an organism with an unknown genotype to a homozygous recessive organism to determine the genotype of unknown, or a cross between an individual of unknown genotype or heterozygote or multiple heterozygote to homozygous recessive individual। अगर हमें कोई एक इंडिविजुअल मिला है जिसमें डोमिनेंट करैक्टर ज़ाहिर हो रहा है और हम ये जानना चाहते हैं कि ये डोमिनेंट करैक्टर जो है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो हम उसके होमोजाइगस रिसेसिव करैक्टर वाले इंडिविजुअल से उसको क्रॉस करते हैं और ऑफस्प्रिंग में चेक करते हैं कि क्या कोई रिसेसिव करैक्टर ज़ाहिर होता है या नहीं। अगर रिसेसिव करैक्टर ज़ाहिर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है, और अगर रिसेसिव करैक्टर ज़ाहिर नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल होमोजाइगस है। तो ये 2 क्रॉसेस के ज़रिए हमने इसको एक्सप्लेन किया है। पहले क्रॉस में हमने देखा कि अगर एक सीड जो ज़ाहिर में राउंड है और वो जीनोटिपिकली भी राउंड है, तो उसको जब हमने रिंकल से क्रॉस किया तो F1 में तमाम सीड जो हैं वो राउंड पैदा होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि टेस्टेड फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट जो ऑर्गेनिज़म है देखने में जो डोमिनेंट करैक्टर शो कर रहा है वो जेनेटिकली भी होमोजाइगस ही है। दूसरे केस में अगर राउंड को हमने चेक किया और उसमें आधे जो है वो राउंड सीड पैदा हुए और आधे रिंकल्ड सीड पैदा हुए, तो इसका मतलब है कि वो जो बज़ाहिर राउंड नज़र आ रहा है डोमिनेंट है, जेनेटिकली वो हेट्रोजाइगस है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है उससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सपोर्ट मिलती है और इससे हम अननोन जीनोटाइप को चेक कर सकते हैं, और ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट को भी सपोर्ट करता है, और ये जो है जेनेटिक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डेफिनेशन इसकी क्या है? When 2 pairs of contrasting characters are brought in the same cross, यानी एक ही वक्त में हम जब 2 करेक्टर्स को स्टडी करते हैं तो दोनों करेक्टर्स जो हैं will remain together in F1 generation offspring but are inherited or cross separate and reunite to form new combination independent of each other during meiosis in offspring of F2 generation with the ratio of 9:3:1। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम 2 करैक्टर फॉर एग्जांपल जैसे सामने दिखाया हुआ है राउंड और रिंकल्ड को राउंड सीड विद येलो कलर और रिंकल्ड सीड विद ग्रीन कलर को क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में तमाम सीड जो थे वो राउंड थे और येलो कलर के थे। लेकिन जब हमने उनको F2 के लिए क्रॉस किया तो वो सारे जो थे वो करैक्टर्स अलग अलग हो गए, और 9 जो थे वो टोटली डोमिनेंट थे और 3 जो थे वो एक के लिए डोमिनेंट और दूसरे करैक्टर के लिए रिसेसिव थे, और सिर्फ एक ऐसा था जिसमें दोनों रिसेसिव करैक्टर इकट्ठे जमा हुए। तो उसने ये कहा कि
जब उसने पी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए तो उसने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम मुख्तलिफ़ करैक्टर्स को इकट्ठा स्टडी करें तो वो आगे भी इकट्ठे ही जाएं। यानी पेरेंट्स में वो जिस कम्बिनेशन में मौजूद हैं ज़रूरी नहीं कि F2 जनरेशन में भी वो उसी कम्बिनेशन में ज़ाहिर हों, बल्कि वो आपस में डिफरेंट कम्बिनेशन भी ज़ाहिर हो सकती हैं, जैसे कि इस डायग्राम से ज़ाहिर हो रहा है। तो 9 जो थे वो राउंड और येलो थे, 3 जो थे वो राउंड और ग्रीन थे, 3 जो थे वो रिंकल्ड और येलो थे, यानी दोनों में एक एक डोमिनेंट करैक्टर ज़ाहिर हो रहा था। और 1 जो था उसमें दोनों रिसेसिव करैक्टर ज़ाहिर हो रहे थे, और 9 जो थे जिसमें दोनों डोमिनेंट करैक्टर ज़ाहिर हो रहे थे। यानी 10 जो थे वो पेरेंटल टाइप थे और 6 जो थे वो न्यू कम्बिनेशंस थे, जिसमें एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट करैक्टर था। तो इससे मेंडल ने ये कहा कि जो करैक्टर्स हम F1 में इकट्ठे कर लेते हैं वो F2 में अलग अलग हो जाते हैं, और ये अलग अलग होना बिल्कुल आज़ादाना या इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर। कोई इवेंट या कोई चीज़ या कोई करैक्टर कितनी दफ़ा ज़ाहिर हो सकता है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वी हैव टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप विच इज़ एन इंडिपेंडेंट इवेंट। सीड की शक्ल जो है वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इन F2 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द इंडिपेंडेंट चांस फॉर अ सीड टू बी राउंड इज 75% और wrinkled is 25%. Inheritance of seed color is another separate event. The independent chance of a monohybrid cross for a seed to be yellow is 75% or 3/4, or to be green is also 25% या 1/4। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद है प्रोडक्ट रूल। वन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो हैं, जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो दोनों की रेशो जो है वो ज्वाइंट फिनोटिपिक कम्बिनेशन शो करेगी, और इसको हम हासिल कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप्स। इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। टू ज्वाइन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स will occur simultaneously, it is equal to product of individual probability of each event। ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं, डायग्राम बुक में आपकी दी हुई है, यहाँ हम सिर्फ उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं कि सीड शेप जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है राउंड होने की 3/4, और सीड कलर के येलो होने की प्रोबेबिलिटी भी है 3/4। तो ये प्रोबेबिलिटी के राउंड कलर और राउंड शेप वाले येलो कलर के सीड कितने आएंगे, तो हम 3/4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिज़ल्ट आएगा 9/16, जैसे कि पिछली डायग्राम में भी आपने देखा है। इसी तरह राउंड और ग्रीन के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 को करेंगे तो 3/16 आएगी। ये भी आपने स्क्वायर में देखा है पीछे कि राउंड और ग्रीन जो है वो 3/16 की रेशो से इकट्ठे आते हैं। फिर रिंकल्ड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और येलो की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो रिंकल्ड और येलो के इकट्ठा होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/16 है। फिर रिंकल्ड और ग्रीन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 है, तो रिंकल्ड और ग्रीन के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/16 है।